हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सौंदर्य शास्त्र का एक टॉपिक है साधारणीकरण, जनरलाइजेशन। साधारणीकरण का अर्थ है साधारण करना, मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना, यानी साधारण रूप में लाना और रस निष्पत्ति की तारतम्य परक स्थिति में आना। अर्थात साधारणीकरण का अर्थ है, और साधारणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के स्वयं का विलयन तथा उसका असाधारण का साधारण हो जाना है। साधारणीकरण वह अनुभव है जिसमें वस्तु, स्थान व काल से मुक्त होकर व्यक्ति निस्वार्थ दिखाई देता है। इसमें सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा विभावादि को सामान्यकृत व मानवीय रूप में ग्रहण करता है। इसमें पात्र विशेष उपाधियों को छोड़कर सामान्य रूप धारण कर लेता है। यही व्यक्तिक अनुभूति को रस रूप में बदल देता है। यह अनुभूति पाठक, दर्शक, श्रोता तथा कवि सबके हृदय में घटित होती है। अर्थात साधारणीकरण का प्रयोग या सिद्धांत जो था, सबसे पहले भट्ट नायक ने दिया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साधारणीकरण की स्थिति क्या है? देखिए, साधारणीकरण की स्थिति ये है कि जब हम पूर्ण रूप से किसी चीज़ में खो जाते हैं और हमें जब किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है, तो वो जो स्थिति होती है, जब हमारा दिमाग शून्य हो जाता है और हम एक आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, तब वो जो क्रिया है वह कहलाती है साधारणीकरण। इसका हम अगर एक एग्जाम्पल लें तो उस एग्जाम्पल में देखिए कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में इस तरह लीन हो जाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ भगवान से अपना एक तारतम्य स्थापित कर लेते हैं और वो इस तरह से ध्यान में चले जाते हैं कि वो कुछ भी कर रहे हों उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्थिति है, जब हमें किसी लोक, काल, देश, किसी भी स्थिति का भान नहीं होता, वो जो स्थिति है वो स्थिति कहलाती है साधारणीकरण। अब हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो साधारणीकरण को हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, हम कोई फिल्म देख रहे हैं या हम कोई नाटक देख रहे हैं, ठीक है। जब हम कोई नाटक देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम पूरी फैमिली के साथ या लोगों के साथ बैठे हुए हैं, या हम फिल्म देख रहे हैं सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, और उस जगह कोई ऐसा सीन आता है कि कोई दुख, बहुत ज़्यादा दुखी कोई सीन आ रहा है, ठीक है, इस तरह का कि जैसे किसी को कोई प्रताड़ित कर रहा है या कोई ऐसा किसी को दुख दे रहा है या किसी की डेथ का ऐसा सीन हो कि कई बार एक्टर्स बहुत रियलिस्टिक करते हैं एक्टिंग। तो इस तरह की जो क्रिया है, मतलब नायक नायिका आपके सामने इस तरह से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं कि आप उनकी एक्टिंग को देखकर उनके साथ बिल्कुल एकीकृत हो जाते हैं, यानी उनके दुख को आप स्वयं अनुभव करने लगते हैं और आपकी आंखों से भी जब आंसू बहने लगते हैं, तो वो जो स्थिति होती है वो स्थिति होती है साधारणीकरण की। ऐसे ही जब कोई हम खुशी का सीन देखते हैं, या आप देख रहे हैं कि क्रिकेट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और उसमें अगर लास्ट बॉल पर हमको 6 रन चाहिए हो और वो 6 रन अगर हमारे इंडियन क्रिकेटर ने लगा दिए हैं, तो हम इतने खुश होते हैं और इतना चिल्लाते हैं कि हमें आसपास का कोई ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसको ऐसा महसूस करते हैं कि हम खेल रहे हैं और हम जीते हैं। वो जो स्थिति होती है वो भी साधारणीकरण की स्थिति होती है।
ऐसे कोई रोमांटिक सीन चल रहा है और हम उस रोमांटिक सीन को देखकर कुछ अच्छा अनुभव करते हैं, हमारे अंदर भी श्रृंगार रस की उत्पत्ति होने लगती है और हम देश काल को भूल जाते हैं और उसमें बिल्कुल समाहित हो जाते हैं। वो स्थिति भी साधारणीकरण की स्थिति होती है। साधारणीकरण बेसिकली क्या है कि जब हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से इस तरह अपना संबंध बना लेते हैं कि हमें देश काल या समय किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। वो स्थिति होती है बिल्कुल एक्साइट के ऊपर, जब हम बिल्कुल एक्साइट पे चले जाते हैं, उदात्त भावनाओं पे चले जाते हैं और इसमें हमें आनंद प्राप्त होता है और इस आनंद को हम बोलते हैं परब्रह्म की स्थिति। जब हमें किसी चीज का कोई ध्यान नहीं होता और हम दूसरे के दुख को खुद का दुख, दूसरे के सुख को खुद का सुख समझने लग जाते हैं, तो ऐसी जो स्थिति होती है वो आनंदमयी परब्रह्म के समान होती है और तभी रस की निष्पत्ति होती है। तो यह जो है वो है साधारणीकरण। अब साधारणीकरण के लिए जो अलग अलग हमारे विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है, हम उसको पढ़ेंगे। साधारणीकरण का सिद्धांत हमने पढ़ा था कि भट्ट नायक ने इसको सर्वप्रथम प्रयोग किया। इन्होंने साधारणीकरण के उत्तर में इस प्रक्रिया जो थी, कुछ सवाल हैं उसके उन्होंने आंसर्स दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हमें आस्वाद या सौंदर्य की अनुभूति कैसे होती है। दूसरा उन्होंने इसका आंसर दिया है कि जो अनुभूति हमारी नहीं किसी और की है, तो उस वैसी अनुभूति हमें कैसे प्राप्त होती है, यानी कि अगर दूसरा जो सोच रहा है उस अनुभूति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने इसका भी आंसर दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें सभी भावों से आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, हम उस चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं और एकीकार कर लेते हैं दूसरे की चीज को, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इनके अनुसार, भट्टनायक के अनुसार, विभावादि को साधारण रूप में प्रस्तुत करना, उसका वैशिष्ट का लोप करना ही साधारणीकरण है। इनसे जब हम कोई नाटक, फिल्म देखते हैं तो उन पात्रों के साथ हम अपने आप को मिलाने लगते हैं और ऐसी भावनाओं को ही हम सामान्यकृत कर देते हैं। जब हमारी भावनाएं भी उन पात्रों के साथ एकीकृत हो जाती है और अभिव्यक्त होने लगती है, तो मानसिक रूप से हमारा क्या होता है, साधारणीकरण हो जाता है। हम उन पात्रों या नायक नायिका के साथ ही रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, उनके सुख दुख को ही अपना दुख सुख मानने लगते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रचनाकार की अनुभूति का, चाहे वो कवि हो, चाहे वो नाटक फिल्म डायरेक्टर हो या कोई भी व्यक्ति हो, दूसरा जो रचनाकार है उसकी अनुभूति का जन सामान्य की अनुभूति बन जाना ही साधारणीकरण है। यानी अगर किसी ने कुछ लिखा है, उसको पढ़कर, जैसे कोई कविता लिखी है, उस कविता को पढ़ के हमें जोश आ जाना या उस कविता को पढ़ के हमें दुखी होना, यानी हम उस फीलिंग को, लिखने वाला कोई और है, उस फीलिंग को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जो स्थिति है वही क्या है, साधारणीकरण कहलाती है। इसमें स्व व पर का कोई भेद नहीं होता। दर्शक पहले अमिता शक्ति से नायक नायिका के संकार्यों का अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी कि पहले अपनी जो शक्ति है उससे उन दोनों का चीजों को समझते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब मिल जाते हैं तो साधारणीकरण हो जाता है। भट्ट नायक ने कहा है कि अमिता शक्ति से काव्य के शब्दार्थ का परिचय होता है। भावकत्व व्यवहार से हृदय के स्थायी भाव और विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकृत भाव ही क्या है, रस है। यह रस की भविति है, जो निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भाविति माना है। भाविति के बाद ही हमें रस की भुक्ति होती है, क्योंकि उदात्त एवं स्पृहणीय भावों का ही साधारणीकरण होता है। स्पृहणीय भाव यानी प्राप्त करने योग्य, यानी जिसकी हमें कामना हो। यानी कि अगर हम कोई ऐसा सीन देख रहे हैं
जो हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसमें हो रहा है सामने हमारे, तो हम उसको पूर्ण रूप से अनुभूत कर लेते हैं। जैसे कोई चित्र है, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, या स्विट्जरलैंड का कोई बहुत अच्छा, या कश्मीर का बहुत अच्छा दृश्य है, हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं लेकिन हमारी इमेजिनेशन में वो है, और वो चित्र अगर हमारे सामने है तो हम उसमें पूर्ण रूप से खो जाते हैं। उसको प्राप्त करने की हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होने लगती है। तो जब हम उसके साथ बिल्कुल तारतम्य स्थापित करने लगते हैं तो वो स्थिति भी चित्रों में साधारणीकरण की कहलाती है, ऐसे ही मूर्ति कला में कहलाती है। भोजकत्व का इन्होंने प्रयोग किया है शब्द का, भट्टनायक ने। भोजकत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा साधारणीकरण भाव का रस रूपों में भोग होता है। यानी जो हमारे साधारणीकरण तो हो गया, हम एक दूसरे से तारतम्य तो स्थापित कर लिया, एकीकृत भी हो गए, लेकिन रस की निष्पत्ति जो होती है, हमें आनंद का जो अनुभव होता है, वही क्या है, भोजकत्व कहलाता है। इसमें रजो तपो यानी सुख दुख मोह का नाश होकर शुद्ध सत्वयुग का उद्वेग होने लगता है। हमारे अंदर बहुत ही अच्छी भावनाएं जागृत होने लगती हैं और हमारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। और जब हम बिल्कुल हर चीज़ से बिल्कुल हटकर केवल उसमें खो जाते हैं तो वही क्या है, आनंद का कारण होता है। जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आप पूर्ण रूप से उसमें खो जाएं, आपके आसपास क्या हो रहा है आप उसको कुछ भी नहीं पता हो, तो वो जो क्या है, एक परम आनंद की स्थिति बनती है। पाठक व दर्शक आनंद का अनुभव करते हैं और इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति नहीं, भट्टनायक कहते हैं, भुक्ति होती है। अभिव्यक्ति नहीं होती, भुक्ति होती है। अब इस जो साधारणीकरण है उसके लिए जो अलग अलग विद्वानों ने आगे स्पष्टीकरण दिया है, उसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप इसको ध्यान से देखिए कि अभिनव गुप्त के मतानुसार काव्य रसीकरण के द्वारा रचनाकार निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य जन हो जाता है, वह देश काल की सीमा में न रहकर सार्वदेशिक बन जाता है। यानी अभिनव गुप्त ये कहते हैं कि जब हम किसी पात्र को देख रहे हैं या हम कोई विदेशी नाटक देख रहे हैं या देशी नाटक देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, हम उस वक्त इस तरह खो जाते हैं कि हमें ये पता नहीं रहता कि इंग्लैंड का नाटक चल रहा है या अमेरिका का कोई पात्र है इसमें या कोई और है। हम सिर्फ उस पात्र को जन सामान्य बिल्कुल साधारण मान के उसको हम अनुभव करने लगते हैं, देश काल स्थिति परिस्थितियों से अलग हटके। तो वो जो स्थिति है वो है साधारणीकरण। इनके अनुसार साधारणीकरण जो होता है वो स्थायी भावों का होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सादृश्य होती है। मधुमती भूमिका मतलब चित्त की वह अवस्था जिसमें तर्क वितर्क की सत्ता नहीं होती। यानी हमारा मन इस तरह से हो जाता है कि कोई व्यक्ति कोई बहस करना चाहे, कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहे, कुछ, तो हम किसी चीज को जवाब नहीं देना चाहते, हम सिर्फ उसके आनंद में ही मग्न रहना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये क्या है, साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आलंबन व सहृदय का आश्रय के साथ तारतम्य होता है। इन्होंने सामाजिक धरातल पर रस की नई तरीके व्याख्या की है। हमने रस सिद्धांत में पढ़ा था आलंबन और के अंदर आश्रय, तो वो जो स्थितियां हैं वो आचार्य शुक्ल ने बताई हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आलंबन और न आश्रय का होता है, केवल कवि की अनुभूति का होता है। यानी कवि अगर कविता नहीं लिखता तो हम उसकी अनुभूति नहीं करते, ये कहते हैं नगेंद्र जी। तो आपको भट्टनायक का साधारणीकरण जो है वो मेन आप उसको एक्सप्लेन करिए, उसके बाद इनके बारे में लिखिए कि अभिनव गुप्त ने, डॉक्टर श्यामदास गुप्ता, इन सब ने क्या कहा है। इसका एक लाइन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि भट्टनायक ने साधारणीकरण का कारण बताया है विभावादि होता है। अभिनव गुप्त ने कहा कि स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर श्यामदास ने कहा कि पाठक या भावुक का साधारणीकरण होता है। नगेंद्र जी ने कहा कि कवि की अनुभूतियों का ही साधारणीकरण होता है। और आचार्य शुक्ल ने कहा है कि धर्म का ही आलंबनत्व होता है। यानी बेसिकली साधारणीकरण कहना यही चाहते हैं कि सबका मिला के मतलब यही है कि जब दर्शक या व्यक्ति या हम चित्र के अंदर चित्र को देखते हैं
तो हमें उसके कलर वलर या कौन सी शैली है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। आज हम अगर अजंता की कला को देखने जाते हैं तो हम उसमें ये नहीं देखते कि अजंता है, ये बाग है, ये इस काल की है, इस देश की है, इस समय की है। हम उसकी खूबसूरती में इस तरह अपने आप को समाहित कर लेते हैं कि हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, हम उसके सौंदर्य का रसपान करते हैं। और वो रसपान कब होता है? जब हम उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। जब हम जोड़ लेते हैं और एक दूसरे के अंदर एकीकृत हो जाते हैं, तो वो जो स्थिति होती है वो आनंद प्राप्त की होती है, और उस आनंद प्राप्ति से ही रस की निष्पत्ति होती है। यही है साधारणीकरण। थैंक यू। अब इस